दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि ये जो दिवाली है आप सभी के लिए सुख शांति समृद्धि लेके आएगी। आपके व्यापार में नई तरक्की आपको प्रदान करेगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ऐसी मंगल कामना के साथ एक बार पुनः आपको दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों यदि आप हमारे नियमित दर्शक हैं और आप हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं तो आज से कुछ महीने पहले ही हमने आपको एक जानकारी दी थी कि आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी ट्रांसफर जिसको हम डीएमटी भी बोलते हैं, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, उसके लिए एक फ्रेमवर्क, एक गाइडलाइन लेके आई थी जिस पर उन्होंने बैंकों को कुछ दिशा निर्देश दिए थे। ये दिशा निर्देश इसलिए थे क्योंकि बहुत सारी जगह पर ऐसा देखने में आ रहा था कि ये जो पैसा सेंडर के द्वारा भेजा जा रहा था उस सेंडर को ट्रेस नहीं किया जा रहा था या कर पा रहे थे, और बहुत सारी इसमें तकनीकी समस्याएं थी जिसके कारण कुछ इनलीगल एक्टिविटी भी हो रही थी। इनलीगल एक्टिविटी को अगर हम समझें तो जैसे कि आपने हवाला सुना होगा, टेरर फंडिंग के लिए हम जो पैसा यहाँ पर भेजते हैं तो बहुत आसानी से मनी ट्रांसफर के माध्यम से भेजा जा सकता है। अब इसी समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने एक गाइडलाइन प्रोवाइड की थी और जिसके लिए 1 नवंबर 2024 का समय इसमें निर्धारित किया था। अब पूरी बात यहाँ पर बैंकों पर आती है। बहुत सारे बैंक इसको 1 नवंबर 2024 से इसको फॉलो कर देंगे। हो सकता है कुछ बैंक इसको 10-12 दिन का समय ले लें, लेकिन ये तो तय है कि ये जो मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ ये सारे बैंकों को लागू करना पड़ेगा। तो आपको इस वीडियो को पूरा सुनना पड़ेगा कि अगर आप मनी ट्रांसफ़र किसी भी पोर्टल से करते हैं तो उसमें क्या बदलाव हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि मौजूदा जो व्यवस्था थी वो क्या थी, किस प्रकार से आप मनी ट्रांसफ़र कर रहे थे और उसमें किस प्रकार की खामी बैंक को, आरबीआई को नज़र आई थी जिसके कारण ये सारा कुछ यहाँ पर किया गया है। सबसे पहले बात करें कि आप जानते होंगे कि यहाँ पर एक सेंडर होता है, मतलब पैसा भेजने वाला है, जिसका कि आपको एक मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना पड़ता है और सामान्यतः उस मोबाइल नंबर से आप एक महीने में 25,000 रुपये तक की राशि भेज सकते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए अगर कोई गलत एक्टिविटी करना चाह रहा है, टेरर फंडिंग या दूसरे प्रकार के काम, हवाला वगैरह के लिए पैसा भेजना चाह रहा है, तो कोई भी एक नंबर को वहाँ पर रजिस्टर्ड किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन में किसी का भी नाम वहाँ पर डाला जा सकता है। मान लीजिए नंबर किसी का है, नाम किसी का यहाँ पे डाल दिया जाए और उसमें एक बेनिफिशियरी को ऐड कर दिया जाए और उसको पैसा भेजा जा सकता है। लेकिन हो सकता है भविष्य में ये मोबाइल नंबर भी बंद हो जाए या जिस व्यक्ति के नाम से वो पैसा भेजा जा रहा है उस नाम का कोई व्यक्ति ही ना हो, उसका कोई एड्रेस ही ना हो। इस प्रकार की व्यवस्था को खामी में देखा गया। अब यहाँ पर दो चीज़ों को लागू किया गया है जिसको सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि सेंडर रजिस्ट्रेशन के समय आपको ई केवाईसी आधार बेस करनी आवश्यक हो जाएगी। ई केवाईसी जब आप यहाँ पर करेंगे तो उसको आधार से ही होगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अगर आप किसी व्यक्ति का सेंडर का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसका मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, तो यहाँ पर आधार भी मैंडेटरी हो जाएगा और ऑटोमेटिक आधार से उसका नाम, उसका एड्रेस, सारा कुछ उस सेंडर में आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर चूंकि यूआईडी ने बहुत सारी सर्विसेज पर अपना चार्ज लगा के रखा है, आप जानते होंगे, जैसे कि आप फर्स्ट टाइम जब दिन में अपनी आईडी लॉगिन करते हैं तो 2FA का पैसा अलग अलग कंपनियां जो अभी चार्ज कर रही हैं, एक्चुअली यूआईडी का चार्ज है। कोई कंपनी 1 रुपये ले रही है, कोई 94 पैसे ले रही है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 2FA का चार्ज लिया जा रहा है। इसी प्रकार से जब आधार का आप केवाईसी करोगे तो यहाँ पर ई केवाईसी का भी पैसा आपको देना पड़ेगा। हालांकि ये पैसा जो है वो आप मनी ट्रांसफ़र करवाने वाले से, मतलब सेंडर के माध्यम से आप पैसा ये कवर करोगे, जिसका अपडेट अप टू 10 रुपीज़ तक है। हो सकता है कि कुछ कंपनियां या कुछ बैंक इसको कम लें, लेकिन अधिकतम इसकी जो राशि निर्धारित की गई है ई केवाईसी के लिए वो 10 रुपये निर्धारित की गई है। मतलब जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन को सेंडर का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ई केवाईसी करने का उसका 10 रुपीज़ का चार्ज लगेगा, जो चार्ज आपके पोर्टल से डेबिट होगा, लेकिन आपको इसको लेना पड़ेगा अपने ग्राहक से या पैसा सेंड कराने वाले से, जिसको हम बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी में सेंडर बोलते हैं। तो ये तो हुई नई व्यवस्था। इसमें भी बहुत सारे कुछ पैच हैं, वो हम चर्चा करेंगे। पुरानी व्यवस्था पर हम वापस आते हैं कि पहले यदि एक बार सेंडर का रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसके बिहाफ में कोई भी व्यक्ति अगर वो सिर्फ मोबाइल नंबर बताएगा,
अगर एक बार सेंडर का रजिस्ट्रेशन हो गया है तो दोबारा यदि केवल वो नंबर बस बता देगा तो आप उसके माध्यम से 25,000 रुपये तक भेज सकते थे। मोबाइल का फिजिकली आपके पास होना जरूरी नहीं होता रहा। अब यहाँ पर समस्या क्या होती है, कई बार मान लीजिए आपने किसी परिचित वाले का रजिस्ट्रेशन करा दिया एक बार, और ये कई सीएसपी भाई हमारे ऐसे करते पाए गए कि मान लीजिए कोई राम नाम का व्यक्ति था, वो आपके पास पैसा जमा कराने आता था, तो उसका सेंडर रजिस्ट्रेशन में आपने दो खाते जोड़ दिए। एक तो वो खाता जिसमें वो व्यक्ति पैसा भेजना चाहता था, और एक दूसरा खाता जिसकी जानकारी उसको थी ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम था कि वो जब भी आएगा तो 2-5 हज़ार रुपये ही जमा कराएगा, बाकी उसकी लिमिट 25,000 रुपये से बची रहेगी। तो आपने कोई और उसमें खाता भी जोड़ दिया और उससे आपने उसका पैसा भेजने लगते हो। कई बार वो समझ भी नहीं पाता कि आपने जब उसका रजिस्ट्रेशन किया था तो आपने कोई नया खाता भी उस समय जोड़ दिया, OTP वगैरह ले लिया। इस प्रकार की खामियां देखने में आ रही थी। अब इस व्यवस्था को दूर करने के लिए भी यहाँ पर क्या किया गया है कि मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति 5,000 रुपये भेजना चाह रहा है, 1,000 रुपये से लेके 5,000, या हम इसको ये माने कि 100 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक की रकम वो भेजना चाह रहा है, तो यहाँ पर उसको OTP जरूर आएगा। तो इस बार सेंडर का होना भी जरूरी है, मतलब वो अपना मोबाइल लेके आएगा, उस पर OTP आएगा तो ही वो पैसा भेज पाएगा। सेकेंड चेंजेस यहाँ पर क्या आएगा, यदि मान लीजिए वो 5,000 से बड़ी रकम भेज रहा है, उदाहरण के लिए वो 10,000 रुपये भेज रहा है, तो आप जानते हैं कि ये रकम 5-5 हज़ार रुपये के टुकड़े में जाती है, एक बार में ये रकम नहीं आती है। तो चूंकि ये रकम 2 बार जाएगी तो उसको 2 बार OTP आएगा, पहले 5,000 के लिए, दूसरे 5,000 के लिए। इसी को एक उदाहरण से और समझते हैं कि मान लीजिए वो आपके पास 12,000 रुपये भेजने के लिए आया, तो टोटल ये रकम जो है 5,000, 5,000 और 2,000 रुपये के रूप में जाएगी। तो आपको यहाँ पर टोटल उससे 3 OTP लेने पड़ेंगे। पहला OTP 5,000 रुपये के लिए, दूसरा OTP सेकंड 5,000 रुपये के लिए, और तीसरा OTP जो है वो 2,000 रुपये के लिए लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से नई व्यवस्था में चेंज किया गया। बहुत सारे पोर्टल आज ही 1 नवंबर को अपडेट कर देंगे, बहुत सारे में हो सकता है कि 2 दिन, 4 दिन या 10-12 दिन का भी समय लग जाए, लेकिन आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। पुराने जितने भी आपके सेंडर होंगे उनकी आपको फिर से नए तरीके से KYC करना पड़ेगा। अब बात आती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने किसी को 12,000 रुपये भेजा, 5,000 रुपये के 2 ट्रांजेक्शन सक्सेस हो गए, 2,000 रुपये का एक ट्रांजेक्शन फंस गया। तो ऐसी कंडीशन में आपको रिटेलर का OTP लेना पड़ता है। इस कंडीशन में या तो आप कैश आउट करते हो, मतलब वो पैसा आपके वॉलेट में वापस आ जाएगा और आप सेंडर को 2,000 रुपये वापस कर दोगे, या री इनिशियलाइज करना पड़ता है कि जिसमें वो दोबारा पैसा भेजे जाने वाले खाते में पहुंच जाए। तो यहाँ पर समस्या ये है अभी हाल फिलहाल तक, लेकिन इसमें आगे सुधार हो जाएगा। अभी आप केवल कैश आउट कर सकते हो, री इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते, लेकिन जल्दी ये व्यवस्था भी इसमें आ जाएगी जो नया वाला प्रोसीजर है। आशा करते हैं कि ये अपडेट आपके काम का होगा। अगर आप DMT कर रहे हैं, मनी ट्रांसफ़र किसी पोर्टल के माध्यम से कर रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करेंगे कि नहीं, अभी हमारे पोर्टल में तो पुरानी ही व्यवस्था आ रही है, ये इन्फॉर्मेशन गलत है। लेकिन नहीं, इन्फॉर्मेशन सही है। पोर्टलों को अपडेट करने में समय लग सकता है, दिवाली की छुट्टियां भी चल रही हैं अभी, इस कारण से हो सकता है कि आपको आपके जो पोर्टल जिसमें आप ये यूज़ कर रहे हो उसमें आने में थोड़ा सा समय लग जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।